दोस्तों हाल ही में मैंने रक्त रेखा नाम की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोजो जॉर्ज जी ने और ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, इसलिए इसके IMDb रेटिंग अभी मौजूद नहीं है। अब दोस्तों ये कहानी है एक खजाने की जिसे पाने के लिए कई सारे लोगों को धोखा देकर उन्हें मार दिया जाता है। अब इसके बाद एक बेला नाम की लड़की अपनी बहन एलिस को ढूंढते हुए दक्षिण भारत में आती है, जहाँ पर उसे बहुत सारी मिस्टीरियस बातें पता चलती है और उसकी बहन एलिस के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका पुनर्जन्म भी होता है। अब इन सभी लोगों का उस खजाने के साथ क्या संबंध है, आखिरकार इस खजाने के पीछे क्या राज छुपा हुआ है और इस खजाने को हासिल करने के लालच में लोगों के साथ क्या क्या होगा, यही देखेंगे हम आज की मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में। ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 17वीं शताब्दी में इंडिया बहुत ही विभागों में बटा हुआ था। बरामपुर के राजा इंद्र वर्मा ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़कर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक सेनानी डेलेनॉय उसने यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से आक्रमण कर दिया, लेकिन फिर भी वो इस लड़ाई में हार गया। उसने यहाँ के राजा से माफी मांगी और राजा इंद्र वर्मा ने उसे माफ करते हुए अपने सलाहकार के रूप में शामिल कर दिया, लेकिन यही उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अब उस राजा का एक विश्वसनीय मंत्री जिसका नाम था भारद्वाज, जिसने बहुत सारे अघोरियों को अपने पक्ष में कर लिया था और वो उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करता था। उसके बाद डेलेनॉल ने राजा के लिए काम करना शुरू किया। उसने राजा के लिए बहुत सारे किले बनवाए और इसी तरह से उसने राजा का विश्वास हासिल कर लिया। अब इसी किलों के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ था। अब उसके बाद एक दिन रात को हम देखते हैं मंत्री भारद्वाज और डेलेनॉय कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। अब उनके साइड में खड़ा हुआ एक बंदा मंत्री को एक ड्रिंक पिलाता है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर जहर था। उस ड्रिंक को पीते ही मंत्री की मौत होने लगती है और डेलेनॉल कहता है कि सॉरी, तुमने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन इसके बाद हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं उस खजाने को किसी और के साथ नहीं बांट सकता, इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन भारद्वाज मरते हुए उसे एक श्राप देता है कि ये श्राप डेलेनॉल के पूरे परिवार को लगेगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां चैन से नहीं जी पाएंगी। जिस तरह से तुमने मुझे धोखा देकर मारा है, मैं भी इसका बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर उस मंत्री की मौत हो जाती है। फिर डेलेनॉल उस नौकर को कुछ पैसे देता है, लेकिन बाद में वो उसे भी मार देता है ताकि इस खजाने के बारे में किसी को कुछ पता न चल सके। अब उसके बाद ये कहानी कई साल बाद आगे बढ़ती है और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारी बातें एक कागज पर लिखी हुई थी जिसे अथर्वा नाम का एक बंदा पढ़ रहा होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है 3 साल पहले। अब इस पुलिस स्टेशन में बेला नाम की एक महिला आती है और वो पुलिस इंस्पेक्टर को एक वीडियो दिखाती है। उसमें एक छोटे बच्चे की आंखें बहुत ही नीली चमकीली होती है और वो बच्चे कहते हैं कि मेरा नाम एलिस है। फिर बेला इंस्पेक्टर से कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी बहन एलिस को ढूंढने के लिए आई हूँ। इंस्पेक्टर पूछता है कि आपकी बहन कहाँ से लापता हुई है। बेला बताती है कि सिडनी से। तो इंस्पेक्टर कहता है कि आपको तो वहाँ पर जाकर आपकी बहन को ढूंढना होगा, यहाँ से कार्रवाई नहीं हो सकती। जिस पर बेला कहती है कि इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, मैं अपनी बहन को नहीं बल्कि इस छोटी बच्ची को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब उस बच्चे को देखने के बाद इंस्पेक्टर कहता है कि लगता है ये एक स्लम एरिया है, मैं वहाँ पर जाकर पूछताछ करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो बेला वहाँ से जाने लगती है और दोस्तों यहाँ से सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम डॉक्टर हैरिस को देखते हैं। वो कहती है कि आपने कहा था कि आपको चीजें दिखाई देती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। और दोस्तों उसके सामने बेला बैठी होती है और वो बताती है कि मुझे अक्सर मेरी बहन एलिस दिखाई देती है। मेरी मॉम के मरने के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई थी मेरे डैड और बहन के साथ रहने के लिए। शुरुआत में तो सब कुछ सही था, लेकिन अचानक एक दिन एलिस कहीं पर गायब हो गई। मैंने उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन किसी ने मुझे सोशल मीडिया पर वीडियो सेंड किया जिसमें इस छोटे बच्चे की नीली चमकीली आंखें थी जो कि एग्जैक्ट मेरी बहन की तरह ही थी और वो बच्ची ठीक मेरी बहन की तरह ही एक्सेंट में बात कर रही थी, जैसा कि मेरा नाम है एलिस। इसलिए मैंने उसे ढूंढने का फैसला किया और मैं इंडिया के दक्षिण भाग में चली गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस एक जंगल की तरफ जा रही होती है और तभी एक लड़का आकर उसका पर्स चुरा कर भागने लगता है। बेला भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा आगे जाने के बाद वो पर्स वहीं पर फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एक छोटी सी लड़की उस बैग को उठाती है और बेला के पास आकर उसे दे देती है और बेला भी उसे थैंक यू कहती है। अब उसके अगले सीन में जंगल में हम कुछ लोगों को एक रिचुअल करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर रुद्रा नाम की एक महिला अथर्वा नाम के एक बंदे से कहती है कि अब तुम ही हमारे मालिक हो और इस जंगल के भी। उसके बाद प्रेजेंट में डॉक्टर हैरिस बेला से कहती है कि क्या आपको लगता है कि वो छोटे बच्चे आपकी बहन एलिस है। बेला कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि मेरी बहन के साथ वहाँ पर कुछ हुआ था और वो पुनर्जन्म लेकर वापस आई है, या फिर उस बच्चे के अंदर मेरी बहन की आत्मा है।
अब बेला के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद डॉक्टर उसे कहती है कि बेला, मैं आपके साथ एक हिप्नोथेरेसिस प्रक्रिया करना चाहती हूँ जिसके जरिए हम ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। क्या आप रेडी है? बेला कहती है कि हाँ, मैं रेडी हूँ। डॉक्टर कहती है कि आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए, फिर अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। वो आगे उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है कि आप एक बहुत ही सुंदर जगह पर बैठी हुई है, आपके सामने एक किताब रखी हुई है और आपके सारे सवालों के जवाब उस किताब के अंदर है। अब वहां से हम देखते हैं कि बेला एक स्लम एरिया में पहुंचती है और कुछ लोग एक छोटी बच्चे को किडनैप करके ले जा रहे थे। बेला उनका पीछा करके उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग गाड़ी को तेज भगाकर वहां से चले जाते हैं। अब उसी रास्ते से एक रिक्शा जा रही होती है तो बेला उसके अंदर बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो वहां पर इंस्पेक्टर को बताती है कि अभी अभी कुछ लोग एक लड़की को उठाकर किडनैप करके ले गए, प्लीज आपको तुरंत ही उन लोगों को पकड़ना होगा। इंस्पेक्टर कहता है कि मैंने आपको बताया था ना कि आप स्लम के एरिया में दखलंदाजी मत कीजिए। बेला कहती है कि मैं एक बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी जान खतरे में है। इंस्पेक्टर कहता है कि आपने तो पहले कहा था कि आपकी बहन लापता है और अब आप कह रही है कि किसी बच्ची को कोई किडनैप करके ले गया। मुझे लगता है कि आपके दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है। बेला कहती है कि मैं अपने कंट्री में एक पुलिस ऑफिसर हूँ, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, आपको तो उस बच्ची को बचाना चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है कि ठीक है, हम उसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, आप शांत हो जाइए। लेकिन अब बेला गुस्से से वहां से चली जाती है। उसके बाद एक लड़का बेला को जंगल के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर कुछ लोगों ने उस बच्चे को बांध कर रखा था और एक बाबा उसके ऊपर तंत्र मंत्र करके उसके अंदर की आत्मा को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह का नजारा बेला को दिखाई देता है। वो बाबा मंत्र पढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें इस बच्ची के शरीर से जाना होगा, लेकिन वो बेचारी बच्ची मदद के लिए चिल्ला रही होती है। अब ये सब कुछ दूर से देखने के बाद बेला वहाँ पर आती है और उन सभी लोगों के साथ फाइटिंग करने लगती है। वो उन सभी लोगों को एक एक करके बहुत ही बुरी तरीके से मारती पीटती है और उस लड़की को भगाकर वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन दोस्तों, वो गुंडे लोग बहुत सारे तादाद में थे जो बाद में उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। वो गुंडे लोग बेला को मारकर उसे जख्मी कर देते हैं। फिर बेला के पास जो गन होती है उससे वो उन लोगों को धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी बेला की तरफ एक लकड़ी फेंकता है जिससे कि वो गन नीचे गिर जाती है और अब ये सारे गुंडे लोग उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर अथर्वा आ जाता है। अब अथर्वा उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता पीटता है। वो मार्शल आर्ट्स, कलरीपयट्टू, इस तरह की बहुत सारी विद्याएं जानता था। उसका इस्तेमाल करते हुए वो उन सभी लोगों को एक एक करके जान से मार डालता है। अब यहाँ पर बेला उसे थैंक यू कहती है। अथर्वा उसे पूछता है कि आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही थी? बेला कहती है कि मैं यहाँ पर एक मिशन पर किसी की तलाश में आई हूँ। उसके बाद अथर्वा उन लोगों को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो खुद रहता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़े घर को देखकर वो थोड़ी सी शॉक रह जाती है और उसके साथ जो छोटी बच्ची थी वो उस घर के अंदर जाने से मना करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो डर रही थी, पता नहीं ऐसा क्यों था। अब यहाँ पर हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। डॉक्टर बेला से पूछते हैं कि वो अथर्वा कौन था। बेला कहती है कि वो वही था जिसने मुझे बचाया और वही बंदा मास्क पहनकर मेरी बहन एलिस के सपने में भी आया था। अब उसके बाद हमें एलिस को दिखाया जाता है जो कि बेला के साथ कुछ बातचीत कर रही होती है। अब यहाँ पर ये लोग उसी सपने के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। एलिस बताती है कि उसे बहुत बड़े बड़े जंगल, किले और एक खजाना दिखाई देता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों सौतेली बहनें थी, उनके माता पिता गुजर चुके थे और एलिस यहाँ पर बेला को थैंक यू कहती है कि उसकी बड़ी बहन के रूप में वो हमेशा उसके साथ थी। अब उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर हैरिस बेला से कहती है कि ठीक है, अब आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, मैं चुटकी बजाऊंगी और आप प्रेजेंट में वापस आ जाएगी। डॉक्टर चुटकी बजाती है और बेला यहाँ पर अपनी आंखें खोलती है। अब उसके अगले सीन में हम अथर्वा को देखते हैं और उसे उसके पूर्वज भारतवाद का संकेत मिलने लगता है। उसकी आत्मा उसे कहती है कि मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म मेरा बदला लेने के लिए हुआ है। अब उसके बाद जंगल में एक जगह पर बैठकर लेडी रुद्रा और अथर्वा एक रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। अब ये एक अजीब ही तरह का रिचुअल होता है जिसके जरिए अथर्वा एलिस के सपने में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। फिर अथर्वा वहां से जाते वक्त एलिस उसे कहती है कि मैं आज की घटना की याद में क्या तुम्हारा मांस ले सकती हूँ, तो वो उसे अपना मांस देकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ जंगल में रुद्रा अथर्वा से कहती है कि हमारा काम हो गया है, अब हमें उसका इंतजार करना होगा। अब यहाँ दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो कि अपने सपने के बारे में बेला को बताती है कि मैंने आज एक अजीब तरह का सपना देखा जिसमें एक मांस पहना हुआ बंदा मेरे पास आया। उसके साथ मैंने बहुत ही हसीन पल बिताए। वो बहुत ही अलग था, ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया से था। बेला कहती है कि हाँ, हो सकता है कल हम इंडिया के बारे में ही बातचीत कर रहे थे, लेकिन माफ करना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं बेला का अगला सेशन शुरू होता है जिसमें डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आपकी बहन इंडिया गई थी, क्या ये बात सच है? बेला कहती है कि हाँ, वो इंडिया गई थी, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। ये सारी चीजें उसके सपने से जुड़ी हुई थी।
उसके बाद मुझे पता चला कि वो दक्षिण भारत में चली गई थी। फिर सोशल मीडिया से मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा जिसमें उस बच्चे की नीली चमकीली आंखें थी और वो एलिस की तरह उसके एक्सेंट में बात कर रही थी कि मैं एलिस हूँ। उसके बाद मैंने उसी बच्चे को ढूंढने की ठान ली, क्योंकि अगर उस बच्चे के बारे में मुझे पता चल गया तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरी बहन एलिस के साथ वहाँ पर क्या हुआ था। अब उसके अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं जो कि दक्षिण भारत में आ चुकी थी। वो एक टैक्सी पकड़कर जंगल के रास्ते से जा रही होती है और तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं उस लेडी रुद्रा को। उसे पता चल जाता है कि एलिस यहाँ पर आ चुकी है। अब उसके अगले पर हम देखते हैं कुछ गुंडे उस गाड़ी के पास आकर एलिस को पकड़कर वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। एलिस उन लोगों से बचने के लिए जंगल की तरफ भागती है, लेकिन वो गुंडे लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है अथर्वा की। वो गुंडे लोग उसे कहते हैं, अबे तू कौन है, चुपचाप यहाँ से चला जा वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस तरह से उन लोगों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। अब जैसा कि हमें पहले से ही पता है, अथर्वा मार्शल आर्ट्स और कलरीपयट्टू में बहुत ज्यादा माहिर है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सभी गुंडों की अच्छी तरीके से धुलाई करता है और वो लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। उनके जेब में कुछ ड्रग्स के पैकेट्स भी होते हैं। अथर्वा उन्हें फाड़कर उनके मुंह पर फेंक देता है और फिर एलिस को वहां से बचाकर अपनी जगह पर लेकर जाता है। उसके थोड़ी देर में हम इंस्पेक्टर विक्रम को यहाँ पर देखते हैं, जो कि इसी जंगल में ड्रग्स की गैंग को पकड़ने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर उसे ये सारे लोग मरी हुई हालत में मिलते हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को किसने मारा होगा। आखिरकार इन लोगों की लड़ाई किसके साथ हुई होगी। यहाँ इस तरफ अथर्वा कुछ सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर एलिस आती है और उसे थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। फिर वो उससे ये भी पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। अथर्वा कहता है कि मैं वेदों के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा अथर्ववेद बहुत ज्यादा पसंद है। एलिस कहती है कि उसमें तो मार काट तंत्र मंत्र ऐसी चीजें बताई गई है, तो तुम उसी वेद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों मानते हो। अथर्वा कहता है कि ऐसा नहीं है, सभी वेद समान हैं, कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है, हमें तो बस उसके अंदर बताई गई सारी बातों को सीखना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है ली नाम के एक बंदे की, जो कि अथर्वा के पास आकर कहता है कि मुझे आपसे कलरीपयट्टू और लड़ने के कई सारे अलग अलग मेथड सीखने हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अथर्वा ये सब कुछ सिखाने का भी काम यहाँ पर करता था। अथर्वा ली से कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेरा स्टूडेंट बनना इतना आसान काम नहीं है। जिस पर ली कहता है कि ठीक है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अब उसके बाद रात को हम अथर्वा को देखते हैं, जो कि कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा होता है। तब यहाँ पर मंत्री बारवेन से उसे कुछ आदेश मिलता है। मंत्री उसे कहता है कि शाबाश मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी सब कुछ सही कर रहे हो, तुम मेरा ही स्वरूप हो। आगे आने वाली पूर्णिमा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तब हमारे पास इतनी सारी शक्तियाँ होगी कि हम सारे रीति रिवाज पूरे कर सकेंगे और उनसे हमारी चीजें वापस ले सकेंगे जो उन लोगों ने हमसे चुराई थी। अब इतने में ही वहाँ पर लीला नाम की एक महिला एलिस को लेकर आती है। अब उसके बाद यहाँ पर अथर्वा उसके साथ और भी कुछ पूजा और रिचुअल्स करता है और उसके बाद एलिस को सारे रीति रिवाज समझाने के लिए कहता है। पूजा संपन्न होने के बाद लीला बाहर आकर अथर्वा से पूछती है कि तुम उस लड़की एलिस के साथ पूजा क्यों करते हो। अथर्वा कहता है कि इसके बारे में तुम्हें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वो डेलेनॉय खानदान की वंशज है और वैसे भी मैं उसे पूर्वजों को भेंट करूंगा, उसके जरिए ही मुझे सारी चीजें मिलेगी। अब उसके बाद वहाँ पर जो ली नाम का बंदा आया था, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस करने लगता है। अब उसके सीखने की लगन देखकर अथर्वा भी उसे सिखाने लगता है और कुछ ही दिनों में वो उसे पूरी तरीके से तैयार कर देता है। उसके बाद अथर्वा एलिस को भी मार्शल आर्ट सिखाता है। इसके जरिए वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट में हम डॉक्टर हैरिस को देखते हैं, जो बेला से पूछती है कि क्या तुम्हारी बहन एलिस उस अथर्वा के प्यार में पड़ चुकी थी। बेला बताती है कि हाँ, अथर्वा ने अपनी शक्तियों से उसे अपने काबू में कर लिया था, लेकिन ये तब तक ही था जब तक उसे सच्चाई का पता नहीं चला। एक दिन एलिस को एक ऐसी चीज मिली जिसके अंदर अथर्वा का सारा सच लिखा हुआ था कि अथर्वा ये सब कुछ क्यों कर रहा है। अब उस कागज के अंदर अपना चेहरा देखकर एलिस समझ जाती है कि उसकी जान को अब यहाँ पर खतरा है, इसलिए वो उस आश्रम से जंगल की तरफ दौड़ना शुरू करती है ताकि यहाँ से सही सलामत बाहर निकल सके। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर अथर्वा और उसके अघोरी उसे पकड़ ही लेते हैं। उसके बाद अथर्वा रुद्रा से पूछता है कि इस लड़की को तो सब कुछ सच्चाई पता चल गई है, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। रुद्रा बताती है कि तुम भारवेन से जाकर पूछो, वही हमें आगे का रास्ता बताएगा। उसके बाद फिर से अथर्वा तांत्रिक क्रियाएं शुरू करता है और भारवेन उसे बताता है कि अब ये लड़की हमारे किसी भी काम की नहीं रही। वो डेलेनॉय खानदान की वंशज थी जिसके जरिए हम खजाने तक पहुंच सकते थे, लेकिन अब उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो हमें कुछ भी नहीं बताएगी। उसके पूर्वजों ने मुझे जिस तरह से तड़प तड़प कर मारा था, तुम भी उसे उसी तरह से मार डालो और चिंता मत करो, उसके वंशज में उसकी और एक बहन है जो उसे यहाँ पर ढूंढते हुए जरूर आएगी। उसके बाद हम उसका इस्तेमाल करके हमारा काम निकलवा लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम एलिस को देखते हैं, जिसे प्लास्टिक से पूरी तरीके से पैक कर दिया गया था, जिस वजह से अब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो धीरे धीरे घुट घुट कर मर जाती है।
अब उसके अगले सीन में हम बेला को देखते हैं, जिसे यहाँ सिडनी में पता चलता है कि उसकी बहन कहीं लापता हो चुकी है। वो उसे बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक दिन उसे एलिस के कमरे में उसके टेडी बेयर के अंदर एक मास्क छुपा हुआ मिलता है, और उस मास्क पहने हुए आदमी के बारे में एलिस ने बेला को पहले से बता दिया था। इसलिए बेला एलिस को ढूंढते हुए दक्षिण भारत आ जाती है। और दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, बेला के ऊपर भी हमला किया गया था और तभी उसे अथर्वा ने बचाया था, और वो उसे उन गुंडों से बचाकर अपने घर पर लेकर आया था। यहाँ से एक दिन अथर्वा स्नान कर रहा होता है, तो बेला उसके पास आकर पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। अथर्वा कहता है कि ये बहुत ही कमाल का सवाल है। मैं वो हूँ जो तुम नहीं सोच सकती, और मैं वो भी हूँ जो तुम सोच सकती हो। अगर इससे तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया हो तो ठीक है। बेला कहती है कि ये सब कुछ तो मेरे समझ से बाहर है, फिर भी आज के लिए मैं संतुष्ट हूँ। उसके बाद बेला उसे कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई हूँ, जिसके गायब होने के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? अब दरअसल दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, अथर्वा ने ही एलिस को मारा था, लेकिन वो उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब उसके अगले दिन वो लड़का ली अथर्वा से पूछता है कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ एलिस मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। अथर्वा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जो सीखने के लिए आए हो वो सीख कर चले जाओ, तुम्हें इधर उधर के मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों, हम नीली चमकीली आंखों वाली लड़की को देखते हैं, जिसे उस घर में खिड़की से झांकने पर एलिस को किस तरह से मारा गया था ये सब कुछ विजुअल्स में दिखाई देता है, और वो इसके बारे में तुरंत ही जाकर बेला को बताती है। बेला उस जगह पर जाती है और उसे भी सच्चाई पता चल जाती है कि यहाँ पर एलिस को मारा गया था। अब बेला इस महल में काम करने वाली लीला नाम की नौकरानी के पास जाती है और उससे पूछती है कि बताओ, तुम्हें एलिस के बारे में क्या पता है, तुम उससे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। बेला उसे बहुत ज्यादा मारती पीटती है और एलिस के बारे में पूछती है, तो यहाँ पर लीला उसे सच बताती है कि तुम्हारी बहन को अथर्वा नहीं मार डाला, और वो भी खजाना पाने की लालच में, और वही खजाना पाने के लिए वो फिर से तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि तुम भी डेलेना की वंशज हो और उसके खजाने को उसके वंशज खोल सकते हैं। अब ये सब कुछ जानने के बाद बेला कहती है कि वो खजाना सच में है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें किसी भी तरीके से अथर्वा को रोकना होगा, वरना इसी तरह से लोगों की जान जाती रहेगी। लीला कहती है कि हम उसे नहीं रोक सकते, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बेला कहती है कि हमें साथ मिलकर उसे लड़ना होगा। अब उसके अगले सीन में हम डॉक्टर हैरिस को देखते हैं, जो इस बार बेला से कहती है कि बेला, हमें इस चक्र को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करती हो? हमें फिर से उस दुनिया में जाकर सब कुछ ठीक करना होगा। और डॉक्टर उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से बेला इंस्पेक्टर विक्रम के पास पहुँचती है। विक्रम उसे कहता है कि बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बेला कहती है कि अथर्वा ने मेरी बहन एलिस को मार डाला, मेरे पास उसके खिलाफ सबूत भी है। विक्रम कहता है कि वो अथर्वा बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंसान है, उसके बाद कोई भी आवाज नहीं उठा था। ऐसे में उसे पकड़ने के लिए हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। उसे पकड़ने के लिए हमें सबूतों की जरूरत होगी। बेला कहती है कि मेरे पास सबूत है। उसके घर पर काम करने वाली नौकरानी लीला, उसने कबूल कर लिया है और वो अथर्वा के खिलाफ गवाही देने के लिए भी मान गई है। अब यहाँ पर बेला इंस्पेक्टर विक्रम को कुछ पैसे देती है और मदद करने के लिए कहती है, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम कहता है कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं आज अथर्वा बेला के साथ मिलकर रिचुअल्स परफॉर्म करने लगता है। यहाँ पर सारी तैयारी हो जाती है और अथर्वा पानी के अंदर जाकर डुबकी लगाता है। यहाँ पर दूसरे स्टेट के जरिए बारविन उसे बताता है कि तुम उस बेला को लेकर पहाड़ी इलाकों में जाओ, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें खजाने का संकेत मिलेगा, फिर तुम उस जगह पर जाकर खजाना हासिल कर लो। अब दोस्तों, यहाँ पर बेला को पता चल गया था कि अथर्वा जब पानी में जाता है तब वो कमजोर होता है। बेला यहाँ पर अपनी गन लेकर आती है और उसके ऊपर पॉइंट आउट करती है। यहाँ बाहर की तरफ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर विक्रम अपनी टीम के साथ अथर्वा को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पर पहुंच गया था, लेकिन इतने में यहाँ अंदर अथर्वा जाग जाता है। बेला उसे कहती है कि तुमने मेरी बहन को क्यों मारा, उस खजाने के लिए जो कि मौजूद है या नहीं ये भी अभी तक पता नहीं है। तुम ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते और मैं यहाँ पर अपनी बहन का बदला लेने के लिए आई हूँ। अथर्वा तुरंत ही उसके ऊपर हमला करता है और उसके हाथ से गन को नीचे गिरा देता है। फिर यहाँ पर उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है और यहाँ दूसरी तरफ अथर्वा के अघोरी लोग इंस्पेक्टर और उसकी टीम के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन विक्रम और उसकी टीम अघोरियों को मार डालती है। यहाँ इस तरफ अथर्वा भी बेला को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वो ली नाम का बंदा आता है। अब अथर्वा ने उसे सब कुछ सिखाया था और ली उसी सारे टेक्निक का इस्तेमाल अथर्वा के खिलाफ करता है। अब पहले तो ली उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था, लेकिन अथर्वा के पास कुछ सीक्रेट टेक्निक छुपाई हुई थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो ली को जान से ही मार डालता है। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक वहाँ पर वो नीले आंखों वाली लड़की आ जाती है और गन से शूट करके अथर्वा को मार देती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की के अंदर एलिस की आत्मा मौजूद थी। एलिस अथर्वा को गोली मारते हुए कहती है कि तुम्हारे पापों की यही सजा है, मौत।
और इतने में हम यहाँ पर डॉक्टर हैरिस की आवाज सुन पाते हैं। वो कहती है कि आप प्रेजेंट में वापस आ जाएगी जब मैं चुटकी बजाऊंगी, और वो चुटकी बजाती है और यहाँ पर ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।